हाँ, वो वही है, टाइम देख लीजिए फिर लाइव हो जाएंगे। जी जी। हाँ, सभी को नमस्कार। आज हमारे विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के इस वेब पेज पर बतौर मुख्य वक्ता हम सबके अग्रणी ज्ञान और विकास पथ पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला को ले जाने वाले अपने कुशल नेतृत्व के धनी, अपनी विद्वता मेधा के लिए विख्यात आदरणीय प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री जी का मैं हेमावती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से सर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं अपने विश्वविद्यालय के डीन स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस प्रोफेसर CS सूद साहब का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र, शोध छात्र, फैकल्टी मेंबर्स तथा अन्य जो भी लोग हमको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं आप जो हमसे संबद्ध हैं, मैं आप सभी का अपने विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में कुलपति के पद पर सुशोभित हैं। इससे पूर्व आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला तथा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष के पद को सुशोभित कर चुके हैं। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीठ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर भी काम कर चुके हैं। आप एक प्रसिद्ध लेखक हैं। आपके नियमित रूप से राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर आपके आलेख प्रकाशित होते रहते हैं, जिनको हम नियमित रूप से पढ़ते रहते हैं। आपकी 15 से अधिक पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें एक जलियांवाला, ईरानी क्रांति और उसके बाद जैसी चर्चित पुस्तकों का लेखन भी आपने किया है। आपने कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों की अध्यक्षता की है। उसमें आपने 20 वक्तव्य दिए हैं और इसके अलावा आपने कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का भी आयोजन किया है। आप सामाजिक सरोकारों से लगातार जुड़े रहते हैं। उच्च शिक्षा के आप एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। आदरणीय कुलपति जी के आज 5 व्याख्यान हैं, जिनमें हमारे विश्वविद्यालय में आज ये अभी चौथा व्याख्यान होने जा रहा है और इसके बाद अभी थोड़ी देर में साढ़े 7 बजे आपका एक व्याख्यान इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिल्ली में होना है। सर, आपकी इस असीम ऊर्जा को हम नमन करते हैं सर, सलाम करते हैं। आपका व्यक्तित्व हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं अब हमारे विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर CS सूद साहब से आग्रह करूंगा कि वह माननीय कुलपति जी का औपचारिक स्वागत करने का कष्ट करें। प्रोफेसर सूद साहब। Thank you so much, Professor Sembal. Friends, it gives me immense pleasure to welcome on this forum my personal friend and colleague, Professor Kuldeep Chandra Agnihotri, who is presently the Vice Chancellor of Himachal Central University at Dharamshala. Friends, you will be glad to know that Professor Agnihotri is not only a noted political scientist, but he is an equally great writer. His contributions to literature in Hindi and Punjabi are very well known. So,
Come to think of Professor Agnihotri, he is not merely an academician, but he is a complete human being capable of contributing to literature, to philosophy, and to human progress and thinking. He is a wonderful leader, and he is taking Himachal Central University forward at a tremendous pace. And under his leadership, I'm sure the university will grow to great strengths and mark. I will not waste much time and not stand between you and Professor Agnihotri for long. I'll simply now request Honorable Professor Agnihotri to deliver his lecture today on Southeast Asia cultural conscience. Thank you. Welcome, Professor Agnihotri. डॉक्टर चंद्रशेखर सूद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर सेमबाल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से एक बहुत ही अच्छे विषय पर यह वेबिनार का आयोजन आप लोगों ने किया है, और मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता है कि साउथ ईस्ट एशिया पर उसके सांस्कृतिक जो उसका विरासत है उस पर बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए हम सभी जहां एकत्रित हुए हैं। मैं विश्वविद्यालय की कुलपति का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रित किया है, और मैं समझता हूँ सेमबाल जी ने ये कार्यक्रम रखने से पहले उनसे बात तो की होगी, और इसलिए मेरी उनसे डायरेक्ट संपर्क तो नहीं हुआ इस सेमिनार या वेबिनार को लेकर, लेकिन जब मैं कल्पना कर रहा हूँ कि सेमबाल जी ने अवश्य उनसे बात की होगी और उनकी सहमति भी मिली होगी, इसलिए उनका भी मैं बड़ा आभारी हूँ कि इस विषय पर जो मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया है। डॉक्टर चंद्रशेखर सूद जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और हम एक ही क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, और चाहे आपस में मिलना बहुत लंबे अरसे बाद हो, लेकिन चंद्रशेखर जी की विद्वत्ता और चंद्रशेखर जी का जो शोध का एक प्रकार से कहना चाहिए इनका प्रकांड पांडित्य है इस विषय पर, उसके कारण मैं इनसे अभिभूत हूँ। डॉक्टर सेमबाल जी ने मुझे कहा कि साउथ ईस्ट एशिया पर डॉक्टर साहब आप चर्चा करें तो बेहतर होगा। साउथ ईस्ट एशिया पर मेरी रुचि रहती है, इसलिए मेरे रुचि के विषय पर मुझे बोलने के लिए कहा है, और जो छात्र और अन्य मित्र इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं उनका मैं बहुत आभारी हूँ। प्रिय मित्रों, जब हम साउथ ईस्ट एशिया की चर्चा करते हैं तो जिसको हिंदी वाले दक्षिण पूर्व एशिया भी कहते हैं, और ये जो दक्षिण पूर्व एशिया है, जब ऐसे मोटे तौर पर तो पूरा ही एशिया है, जो उसमें कहीं ना कहीं गहरे अध्ययन से ऐसा लगता है कि पूरे एशिया में एक ही सांस्कृतिक रस जो है वो प्रवाहमान है। मोटे तौर पर जो संस्कृति के जो मूल वैल्यूज़ हैं वो पूरे एशिया में एक जैसी हैं, तो लेकिन क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में उसका ज़्यादा प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है, तो हमने अपने बातचीत के लिए साउथ ईस्ट एशिया को चुना है। अदरवाइज ये बात हम पूरे एशिया के बारे में भी कह सकते हैं, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया या उसका पूरा जो एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया उसका एक हिस्सा है। हम पूरे एशिया की बात भी करें तो डॉक्टर सूद मुझसे सहमत होंगे, सेमबाल जी भी सहमत होंगे, दूसरे मित्र भी सहमत ही होंगे, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ। हमारे पुराने वाङ्मय में, संस्कृत वाङ्मय में खास करके एक शब्द बार बार आता है, जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो उसकी भौगोलिक सीमा क्या है, मोटे तौर पर मैं ऐसा माना जाता है कि उसमें सारा एशिया समाहित हो जाता है। ये ठीक है कि बाद के जो बौद्ध साहित्य में, प्राकृत साहित्य में या पाली साहित्य में भी जब जम्बू द्वीप का जिक्र आता है तो उसकी सीमाएं बड़ी संकुचित सीमाओं की चर्चा की जाती है, लेकिन यदि हम थोड़ा जम्बू द्वीप का उससे भी पहले का, बौद्ध साहित्य से भी पहले का, जिसको वैदिक साहित्य कहते हैं, और उस वक्त के वाङ्मय का अध्ययन करें तो जम्बू द्वीप की सीमा लगभग पूरे एशिया तक जाती है। गुरु नानक देव जी ने भी अपनी वाणियों में, अपनी यात्राओं में, उदासियों में सप्तद्वीप नवखंड का जिक्र किया है। तो जो दुनिया के 7 महाद्वीप हैं उनका, और उसमें उन्होंने जम्बू द्वीप की चर्चा भी की है। तो मैं समझता हूँ जब हम एशिया की बात करें, जहाँ इसके ये जम्बू द्वीप शब्द पहले तो बहुत प्रचलित था, लेकिन
जब जहाँ विदेशियों के हमले शुरू हुए तो हमारे और नया एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, तो हमारे पठन पाठन में बहुत सी टर्मिनोलॉजी जो पुरानी टर्मिनोलॉजी थी वो गायब हो गई और नई टर्मिनोलॉजी आई, और उस नई टर्मिनोलॉजी के कारण पुराने इतिहास को, पुराने भूगोल को समझने में थोड़ी दिक्कत भी आई। मैं समझता हूँ जम्बू द्वीप, एशिया को समझने के लिए जम्बू द्वीप का वो पुराना भूगोल हमें ध्यान में रखना होगा, तब समझने में आसानी होगी। और इस जम्बू द्वीप का जिसकी मैंने चर्चा की है, साउथ ईस्ट एशिया उसी का हिस्सा है। और आप एक बात और भी हम रख सकते ध्यान में, या ध्यान में क्या रख सकते, सबके ध्यान में है ही, पूरे हिंदुस्तान में और इवन नेपाल में भी, और कुछ सीमा तक लंका में भी कह सकते हैं, जहाँ वो दूसरे लोग सिंघल के लोग भी हैं और तमिलियन लोग भी हैं, तमिल भाषी जो लोग हैं, कुछ हिंदी भाषी लोग भी हैं। तो जिस वक्त घर में कोई शुभ काम होता है तो हम शुरू वहां से करते हैं, जम्बू द्वीपे भरतखंडे। इसका अर्थ हुआ जम्बू द्वीप का क्षेत्रफल, जम्बू द्वीप की भूगोलिक सीमा बड़ी है और उसमें भारत एक खंड है। तो आज जिन देशों की हम चर्चा कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में, वो भी मोटे तौर पर जम्बू द्वीप के खंड ही माने जाते हैं। मुझे को मित्र बता रहे थे कि नेपाल में जब पूजा होती है तो जो नेपाली पंडित है जो पूजा करवाता है वो जम्बू द्वीपे नेपाल खंडे भी कहता है, कुछ स्थान पर भारत खंडे भी कहते हैं, वहां भी भारत खंडे कहते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में शायद इस प्रकार की सीमाएं जैसी आजकल बनी हुई हैं उस प्रकार की सीमाएं शायद प्रचलित नहीं होगी। तो जी मैंने जम्बू द्वीप का और भूगोल की बात इसलिए की कि जिस क्षेत्र की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो उस विशाल जम्बू द्वीप का ही हिस्सा था, इसलिए उसमें और हिंदुस्तान में एक प्रकार के सांस्कृतिक तत्वों का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। उनका और हमारा फोक लिटरेचर, लोक कथाएं, विश्वास, आस्थाएं, परंपराएं, महापुरुष और इस प्रकार से सब कॉमन दिखाई देते हैं। उसका उसमें आज शायद लोगों को आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो सकता है साहब, थाईलैंड की राजधानी भी कभी अयोध्या थी और इधर हमारे यहाँ भी अयोध्या है, हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन जिस वक्त जिस जम्बू द्वीप की मैं बात कर रहा हूँ उस जम्बू द्वीप में, क्योंकि उस वक्त एक ही सांस्कृतिक और भौगोलिक इकाई थी, ये आश्चर्यजनक बात नहीं थी। इस बैकग्राउंड में, इस पृष्ठभूमि में मैं साउथ ईस्ट एशिया की चर्चा करूंगा। साउथ ईस्ट एशिया में मोटे तौर पर जो देश आते हैं, अब समझ लीजिए भाई, हिंदुस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट है उसका तो अब दुनिया से राब्ता कट ही गया है, लैंड रूट कम से कम खत्म हो गया है। पाकिस्तान बनने के कारण हमारा उधर का लैंड रूट समाप्त हो गया है। अदरवाइज पाकिस्तान ना होता तो हम जहाँ से भाई आपके अपने गढ़वाल श्रीनगर से ही बस पकड़कर हम अमृतसर पहुंच जाते, अमृतसर से लाहौर पहुंच जाते, लाहौर से पेशावर पहुंच जाते, पेशावर से काबुल पहुंच जाते बस से, और काबुल से हम ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच सकते थे बस में, और तेहरान से हम तुर्की का जो इस्तंबुल है जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है और जिसमें वो हागिया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाया है, वहां पहुंच जाते और वहां से बस पकड़कर हम पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप में जा सकते थे। लेकिन अब वो रास्ता बंद हो गया है, तो दुनिया के एक हिस्से से जुड़ने का भी एक रास्ता खुला हुआ है, वो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है। तो इधर हम देखें मणिपुर से या आसपास के जो हमारे प्रांत हैं वहां से हम बर्मा जा सकते हैं, म्यांमार जा सकते हैं, और म्यांमार से थाईलैंड में जा सकते हैं। अब थाईलैंड पहुंच गए तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है उसको हम बस से कवर कर सकते हैं। उसके बाद मलेशिया जा सकते हैं, सिंगापुर जा सकते हैं, लाओस जा सकते हैं, वियतनाम जा सकते हैं, कंबोडिया जा सकते हैं और कोरिया जा सकते हैं। ये सारा जो एक प्रकार सा क्षेत्र है ये रोड से कनेक्टेड है। साउथ ईस्ट एशिया जो है हिंदुस्तान जो है वो हिंदुस्तान से सड़क के मार्ग से कनेक्टेड है, इसलिए साउथ ईस्ट एशिया की महत्ता हमारे लिए और भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जो दूसरा सड़क का रास्ता है वो बंद हो चुका है। और एक और भी सड़क का रास्ता हिंदुस्तान का था, बहुत कम लोगों को उसका ध्यान है, लेकिन डॉक्टर सूद के ध्यान में तो हो गए। भाई पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब बड़े सब जानते हैं कि कश्मीर का जो गिलगित हिस्सा है अब तो पाकिस्तान ने उस पर बलपूर्वक कब्जा किया हुआ है और हम उसको छुड़ा भी नहीं पाए। तो यदि पूरा जम्मू कश्मीर जो महाराजा हरि सिंह ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में शामिल किया था वो हमारे पास होता और हम पाकिस्तान को कब्जा ना करने देते, तो आप फिर उसमें भी लद्दाख से, श्रीनगर से आप गिलगित जाते हुए गिलगित से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर पुराने रास्ते पर चल पड़ते।
तो वो भी हमारा रास्ता बंद हो गया। अब तीसरा रास्ता जो है, ये पूरी दुनिया के लिए तो नहीं है, लेकिन ये रास्ता जो है प्रैक्टिकली ये साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक रास्ता खुलता है। जैसे मैंने कहा कि मणिपुर से बर्मा, बर्मा से ये सारा जो देश गिने हैं, अब ये साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, इनका सांस्कृतिक संबंध हिंदुस्तान के साथ क्या है। प्रिय मित्रों, सांस्कृतिक संबंधों की बात करनी हो तो रामायण से ही बात की शुरू की जा सकती है। शायद रामायण ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसकी चर्चा पूरे साउथ ईस्ट एशिया में होती है, उससे बाहर भी होती है, लेकिन बिकॉज वी आर ओनली कंसर्न विद साउथ ईस्ट एशिया, तो हम केवल उसी की चर्चा करेंगे। इसकी रामायण की कितनी चर्चा होती है साउथ ईस्ट एशिया में, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। थाईलैंड के जो राजा हैं वो अपने आप को राम का वंशज मानते हैं। हमारे जहाँ तो शायद अब राम का वंशज बनने से लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं कि ये थोड़ा सेकुलरिज्म को थोड़ा आघात दे देते ना, इस प्रकार की बातें जो हैं, इसलिए लोग थोड़ा दाएं बाएं घूमते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो हुए कि नहीं हुए भाई, यही संशय की बात है, और कुछ लोगों ने तो कह ही दिया कि हुए ही नहीं। लेकिन थाईलैंड ऐसा देश है जो कहता है, जो वहाँ का राजा है वो अपने आप को राम का वंशज मानता है। वो कहते हैं कि हम अभी जो राजा है जिसकी पीछे डेथ हो गई, उसका नाम था भूमि बल अतुल्य तेज। उच्चारण में थोड़ा गड़बड़ होती है भाई, उच्चारण जो हम तो सीधा कहते हैं भूमि बल अतुल्य तेज, लेकिन थाईलैंड वाले जब बोलेंगे तो थोड़ा उच्चारण में और प्रकार का उच्चारण होगा, उनके अपने भाषा के अनुसार और स्वभाव के कारण, तो वो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। लेकिन जब लिखते हैं तो भूमि बल अतुल्य तेज ही लिखा जाता है। वो लिखते हैं अपने आगे भूमि बल अतुल्य तेज रामा 9 कि मैं रामचंद्र की पीढ़ी में 9वें वंश का राजा हूं। अब पीछे उनकी डेथ हो गई, तो अब जो अगला राजा बना वो लिखता है अपने नाम के साथ रामा 10 कि मैं 10वां राजा हूं। जी भाई, थाईलैंड का राजा तो गौरव से कहता है कि मैं राम का वंशज हूं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जो सांस्कृतिक चेतना है, या भारतीय सांस्कृतिक चेतना भी क्यों कहें, भारतीय इतिहास ही कह लीजिए इसको, क्योंकि ये जो पुराणों की ये जो कथाएं हैं, वेस्टर्न स्कॉलर तो कहते हैं कि साहब ये माइथोलॉजी है, लेकिन हमारे जहाँ तो पुराने इतिहासम कहा जाता है। लिखने का स्टाइल अलग है, शैली अलग है, लेकिन है इतिहास। तो शैली अलग होने से इतिहास को हम माइथोलॉजी कहना शुरू कर दें फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। यदि आपको बहुत ही शैली से है कि भाई इस प्रकार की शैली नहीं होनी चाहिए, तो उसमें से चुन लीजिए। वो आता है एक कबीर का शायद दोहा है कि सार सार को गही लहे थोथा दे तोड़ाए। इसमें जो भाई थोथा लगता है उसको उड़ा दो, सार को तो पकड़ो। लेकिन आप थोथे को उड़ाने के चक्कर में सार को भी उड़ा रहे हो। अंग्रेजी वाले कहते हैं कि जो पानी का टब है बच्चे समेत ही बाहर फेंक दिया पानी को फेंकने के साथ। तो ये जो पुराने इतिहास में पुराणों का इतिहास है जिसकी गूंज पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक सुनाई देती है। साउथ ईस्ट एशिया के लोग तो उसको पकड़े हुए हैं, और हमारे जहां थोथा दे तोड़ाए के साथ सार को भी उड़ाने की कोशिश हो रही है। आप हैरान होंगे, थाईलैंड की जो पहली राजधानी थी, अभी तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, उससे पहले जो राजधानी थी वो अयोध्या थी। तो मैं एक बार थाईलैंड गया तो किसी ने, मुझे बहुत ज़्यादा थाईलैंड के बारे में मालूमात नहीं थे, तो जब किसी से गपशप शुरू हुई तो उसने कहा कि साहब आजकल तो हमारी राजधानी बैंकॉक है, लेकिन हमारी असली राजधानी अयोध्या है। तो मैंने सोचा इधर शायद अवध प्रांत की अयोध्या की बात कर रहा होगा। तो मैं कहा भाई आप लोग पहले वहां से आए थे? कहाँ से? कहता मैं कहा अयोध्या से। नहीं, हमारी तो राजधानी अयोध्या है। तब वो अयोध्या को उच्चारण उसका थोड़ा अशोध्या अशोध्या ऐसा करते हैं, लेकिन उच्चारण में तो होता ही हर प्रदेश का अपना। तो जब मैंने थोड़ा इतिहास का अध्ययन किया तो थाईलैंड में ये विश्वास है कि राजधानी उनकी अयोध्या थी। और आपको थाईलैंड में सब बता दें कि ये पर्वत वो है जहां हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए, और ये स्थान वहां वो है जहां विजय हुआ, सब बातें बताएंगे। तो मैंने एक बार उनको कहा, मैं कहा भाई आप लोगों ने कमाल कर दिया है, आपने पूरे रामायण के जो स्थान हैं उसको थाईलैंड में ही आपने बना लिया है। तो वो थोड़ा नाराज हो गया, कहता हमने थाईलैंड में क्या, वो तो यहीं के थे। मैं आई एम नॉट डिस्कसिंग द इशू कि वो वहां के थे कि जहां के थे, लेकिन मेरा ये कहना कि थाईलैंड के लोगों का, श्याम देश के लोगों का, थाईलैंड को श्याम देश भी कहा जाता है, श्याम देश के लोगों की इतनी गहरी आस्था है कि रामचंद्र जहां के थे, राजधानी का नाम अयोध्या है,
हाँ ठीक है, जो ऐतिहासिक पुरुष हैं उनके बारे में थोड़ा, जैसे हमारे यहाँ हनुमान जी को ब्रह्मचारी माना जाता है, तो थाईलैंड में जो रामायण है, थाईलैंड की रामायण का नाम राम किएन है। राम किएन का थाई भाषा का शब्द है, तो हिंदी में उसका ट्रांसलेशन है राम की कीर्ति। यानी हमारे जहाँ जैसे राम कथा है या रामचरित मानस है कि राम के चरित्र का, तो थाईलैंड में इसको कहते हैं राम किएन, राम की कीर्ति। तो राम की कीर्ति जब मैं पढ़ रहा था भाई, थाई रामायण पढ़ रहा था, मैंने आकर उस पर थोड़ा हिंदी में लिखा भी, क्योंकि वहां तो थाई भाषा में उपलब्ध है। तो मैं लिखा तो हनुमान का चरित्र थोड़ा जहां से हटकर था। तो हमारे हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, और जो पहलवान अखाड़ों में कुश्तियां भी लड़ते हैं, वो भी जय बजरंगबली कहकर मोर्चा संभालते हैं। तो वहां जो हनुमान थे वो 2-3-4 शादियां करने वाले थे। तो मैंने एक प्रोफेसर से बात की, मैं क्या आपके हनुमान थोड़े ज्यादा क्या, तो ही इज अवर हीरो। तो फिर मैंने कहा भाई आपका हीरो और हमारा हीरो है तो एक ही, लेकिन हमारे जहाँ पहलवान जय बजरंगबली का नारा लगाता है और अपने आप को ब्रह्मचारी घोषित करता है तब अखाड़े में उतरता है, और आपका हनुमान, आपके हनुमान ने 3-4 शादी की। उसने देखिए, उसने बड़ी रिमार्केबल बात कही। उसने कहा डॉक्टर साहब इससे क्या फर्क पड़ता है, ये स्थानीय विश्वासों और स्थानीय संस्कृति, स्थानीय स्वभाव के अनुसार जो इतिहास पुरुष होते हैं या पात्र होते हैं, उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो ही जाता है। हमारे जहाँ इस प्रकार की व्यक्ति को नेगेटिव सेंस में नहीं देखा जाता। तो मैं जो असली जिस बात पर मैं स्ट्रेस करना चाहता था कि इतना विश्वास उनका, तो ये भारतीय संस्कृति क्या, मैं तो समझता हूँ ये थाईलैंड और इंडिया की संस्कृति एक संस्कृति कॉमन है। इसको थाईलैंड की संस्कृति कहते हैं, हम कहते हैं ना कि भारतीय संस्कृति का वहां प्रसार है। वो ये नहीं मानते, वो कहते थे थाईलैंड संस्कृति। रादर वो कई बार ये कहेंगे थाईलैंड की संस्कृति का हिंदुस्तान में भी प्रचार प्रसार है। आप हैरान होंगे, जो वहां का राजा है अभी 10वें राजा, जिसका रामान 10th जिसका राज्याभिषेक हुआ था, जब राजा का राज्याभिषेक होता है तो किस जगह पर जाकर होता है, नाराई टेम्पल है। नाराई जाने, नारायण भगवान विष्णु का टेम्पल है, और वहां का जो पुजारी है वो भी शायद बंगाल से जाता है। और मतलब बंगाल से जाता है ऐसा नहीं कि अब लेकर जाते हैं, जो पुजारी है उसकी पीढ़ियां पहले कोई बंगाल से गया होगा, उसी की परंपरा के लोग वहां पुजारी का काम करते हैं। नाराई टेम्पल में जाकर राज्याभिषेक होता है। और प्रिय मित्रों, मैंने हिंदुस्तान में ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं देखी, लेकिन थाईलैंड में एक जगह ब्रह्मा की बहुत बड़ी मूर्ति थी, और उसको ब्रह्मा को ब को फ बोलते हैं, फॉर्मा, ब्रह्मा नहीं फॉर्मा। और आप हैरान होंगे, उस एरिया से कोई ट्रक वाला, कोई बस वाला, कोई कार वाला गुजरता था, उसके हाथ ब्रह्मा की मूर्ति को जुड़ जाते थे। इतना जिसको इतनी, आप कह सकते, यदि हम कहते हैं भारतीय संस्कृति है, तो हम इसको कह सकते हैं सच डीप पेनिट्रेशन इन थाईलैंड ऑफ भारतीय कल्चर। लेकिन मैं इसको, क्योंकि आप कहना कि हमारा कल्चर वहां है और फलां देश में है, उसको लेकर कई बार विवाद खड़ा हो जाता है आजकल, क्योंकि थोड़ा देशों की आइडेंटिटी की बात ज्यादा चल पड़ी है। तो हम इसको जम्बूद्वीप का कल्चर कह सकते हैं। जिस जम्बूद्वीप की चर्चा आपके उत्तराखंड में भी होती है, पौड़ी में भी होती है, गढ़वाल में भी होती है, नैनीताल में भी होती है, कुमाऊं में भी होती है, जब पूजा होती है जम्बूद्वीपे भारतखंडे, तो ये जम्बूद्वीप की संस्कृति है, उसमें थाईलैंड भी आता है। और प्रिय मित्रों, थाईलैंड में भगवान बुद्ध की इतनी उपासना होती है, यू कांट इमेजिन कि भगवान बुद्ध के प्रति कितनी श्रद्धा है। आप हैरान होंगे, भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां वहां दुकान पर बिकती हैं। अब ऐसा नहीं कि आप जाकर भगवान के बुद्ध की मूर्ति खरीद लो, वहां जाकर, वहां भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं आप खरीद सकते, बिकती बहुत है। लेकिन यदि कोई विदेशी बाहर के, जाने थाईलैंड का जो बाहर का है, भगवान बुद्ध की मूर्ति खरीदना चाहता है, तो पहले उसको उस देश का जो धर्म विभाग संस्कृति मंत्रालय है, वहां ये देना पड़ता है लिखकर कि मैं ये मूर्ति केवल पूजा के लिए ले जा रहा हूं। उनका कहना, भगवान बुद्ध की मूर्ति क्या ड्राइंग रूम में सजाई जाएगी? बुद्ध की मूर्ति तो पूजा घर में रखने के लिए है। आज हमारे जहां जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष हैं या देवी देवता हैं, उनकी मूर्तियां ड्राइंग रूम में सजाने के लिए रखी जाती हैं, और भगवान बुद्ध की भी मूर्तियां बहुत सजाने के लिए रखी जाती हैं, सोए हुए भगवान बुद्ध, लेटे हुए भगवान बुद्ध। लेकिन थाईलैंड में भगवान बुद्ध की मूर्ति ले जाने के लिए आपको वहां के धर्म डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट देना पड़ता है, उनको लेकर कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प करता हूं या विश्वास दिलाता हूं
कि ये जो भगवान बुद्ध की मूर्ति में ले जा रहा हूं, इस बुद्ध की मूर्ति को मैं अपने घर के पूजा स्थान में रखूंगा, इसको मैं पूजा के लिए जा रहा हूं। ऐसी निष्ठा क्या हिंदुस्तान में अब, मैं ये नहीं कहता बची नहीं है, बहुत है, गाँव में सब जगह है, लेकिन उसका थोड़ा क्षरण होता जा रहा ना भाई। बड़े शहरों में और देवी देवताओं की मूर्तियां अब एक प्रकार से जो ड्राइंग रूम का वो बना होता है, जिस प्रकार जो पीछे पड़ा हुआ मेरे, उसमें रखने के काम आती हैं। तो इतनी निष्ठा आपको थाईलैंड में मिलेगी। और हमारी भाषा, थाईलैंड की जो भाषा, थाई भाषा है, जो देवनागरी का क ख ग लिपि है, वो ही लिपि वहां है। यानी क लिखने का तरीका अलग है, आपका हिंदी में देवनागरी में लिखने का तरीका अलग है, और थाई भाषा में क लिखने का तरीका अलग है, लेकिन क ख ग ये सारी वर्णमाला वही है जो हिंदुस्तान की वर्णमाला है, जो देवनागरी की वर्णमाला है। प्रिय मित्रों, अब थाईलैंड से आगे निकलिए, मलेशिया चले जाइए। आप हैरान हो, मलेशिया में मैं कुआलालंपुर में कुछ देर रहा, पिनांग में रहा और सिंगापुर में रहा, तो जो मेरे अनुभव हुए वो आश्चर्यजनक थे। मलेशिया में एक जगह बोर्ड लगा हुआ था, किसी कॉलेज का था, टिंकू अब्दुल रहमान कन्या पाठशाला, पुत्री पाठशाला या कन्या पाठशाला, कुछ इस प्रकार के शब्द था। तो मैंने सोचा भाई ये कन्या पाठशाला या पुत्री पाठशाला जहाँ कुआलालंपुर में कहाँ से आ गई। मुझे लगा कोई आर्य समाजी हमारे पंजाब से या हिंदुस्तान में गए होंगे, क्योंकि आर्य समाजियों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पंजाब में बहुत काम किया, हिमाचल में, हरियाणा में बहुत काम किया है। तो आर्य समाज के कुछ लोग वहाँ गए होंगे, उन्होंने जहाँ वहाँ जाकर वहाँ की लड़कियों के लिए भी कोई पाठशाला खोली होगी। तो लेकिन जब मैंने वहाँ पता किया कि भाई ये किस आर्य समाज ने खोली है, कहते आर्य समाज क्या, किस, कौन से आर्य समाज का क्या अर्थ है, किसकी बात कर रहे हैं। मैंने कहा जिन्होंने ये पाठशाला खोली है। कहते जी तो गवर्नमेंट कॉलेज है। टुंकू अब्दुल रहमान वहाँ के महापुरुष थे, वहाँ के हेड थे, मलेशिया के रह चुके, तो उसके नाम पर था। तो मैं इसमें लिखा हुआ पुत्री पाठशाला या कन्या पाठशाला। हाँ, तो कहते कॉलेज है तो पाठशाला लिखेंगे, और क्या लिखेंगे। मलय भाषा में इतने शब्द आपको संस्कृत के मिलेंगे कि कई बार हैरानी होती है कि जी इतना सम्मिश्रण, संश्लेषण कैसे हुआ। और आप ये ठीक है कि अब मलय, वहाँ मलेशिया ने, उन्होंने अपना क्या नाम स्क्रिप्ट जो है लिखते, भाषा उनकी जो है वो लिखने में रोमन स्क्रिप्ट का प्रयोग भी करते हैं और कहीं कहीं अरबिक स्क्रिप्ट का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन भाषा के जो शब्द हैं वो अधिकांश शब्द आपको संस्कृत भाषा के मिलेंगे। धनागार लिखते हैं, बैंक के लिए धनागार शब्द प्रयोग किया जाता है, धन का आगार। ये मलेशिया में इस प्रकार के आपको एक शब्द नहीं, सैकड़ों शब्द ऐसे मिलेंगे। मैंने उन दिनों उसकी पूरी लिस्ट बनाई हुई थी। प्रिय मित्रों, ये अभी मैं थाईलैंड की बात कर रहा था, आप थाईलैंड में कभी जाइए तो एयरपोर्ट पर बहुत विशाल चित्र लगा हुआ, किस चीज का, सागर मंथन का। देवी देवता, राक्षस और देवता सागर मंथन कर रहे हैं। मलेशिया में आपको भारतीय संस्कृति के ऐसे, रामायण का प्रभाव मलेशिया में भी आपको मिलेगा। ये ठीक है कि उसमें ये अरब की संस्कृति का जो वहां प्रवेश हुआ उसके कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, लेकिन वहां भी आपको उसका प्रभाव मिलेगा। सिंगापुर तो है ही सिंह द्वार, बाद में उसका नाम बदला। सिंगापुर में देखिए सिंगापुर में बहुत तमिलियन भी रहते हैं, तमिल भाषी जो लोग हैं, दक्षिण भारत से गए। तो वो तो हम चलिए मान सकते कि भाई वो तो दक्षिण भारत से गए, हिंदुस्तान से गए, उनके लिए सबसे क्रेडिट की बात यह है कि वो अपनी संस्कृति को अभी तक जिंदा रखे हुए हैं। बहुत विशाल मंदिर बने हुए हैं। और मलेशिया में भगवान कार्तिकेय का बहुत विशाल मंदिर बाटू केव्स के नाम से प्रसिद्ध है। वो हम मान लेते हैं कि जो जहाँ के भारतीय उन्होंने बनाया है, लेकिन जो सिंगापुर के मूल निवासी हैं वो भी भारतीय संस्कृति से अनुप्राणित हैं। उनके पूजा के तरीके भी बहुत से हिंदुस्तानी तरीकों से मिलते हैं। प्रिय मित्रों, आप ये जो मलेशिया और इसको क्या नाम है इसका, सिंगापुर को छोड़कर इधर को निकलिए कंबोडिया की ओर। दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर कंबोडिया में है। हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो शायद 400 एकड़ से भी ज्यादा भूमि में फैला हुआ है वो कंबोडिया में है। और इतने मंदिरों का समूह है वहां, और जिसको पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहना चाहिए। अंगकोर बाट, उसको बाट वहां की लोकल भाषा में मंदिर को कहते हैं। अब देखिए, कंबोडिया के लोग भगवान बुद्ध के उपासक हैं। हमारे जहां कई बार
कि बुद्ध का उपासक है तो विष्णु का उपासक कैसे हो सकता है, और बुद्ध का उपासक है तो उसका। कंबोडिया में बुद्ध की भी पूजा करते हैं, विष्णु की भी पूजा करते हैं। उनको उसमें कोई दरार दिखाई नहीं देती, उसमें कोई अलग अलग चीज दिखाई नहीं देती। भगवान बुद्ध का, उनके वचनों का, उनके सरमन का, भगवान बुद्ध के जीवन का, उनके तप त्याग का इतना प्रभाव है कि कंबोडिया में बुद्ध के हजारों मंदिर आपको मिलेंगे। जैसे कंबोडिया का तो जो आम जो जनता का धर्म है वो बुद्ध दर्शन ही है। उनके जीवन का जो दर्शन है, उनके जीवन का जो मनोविज्ञान है, बहुत दर्शन से प्रभावित है। और जैसे मैंने कहा, अंगकोर मंदिर इतना बड़ा है, वो कंबोडिया में है। और अभी तो उसकी अब यात्राएं बंद यात्राएं, मतलब धार्मिक या तीर्थ यात्राएं बंद हैं। लेकिन बहुत अरसा पहले तो हिंदुस्तान से लोग और इधर थाईलैंड से लोग पैदल उसकी यात्रा करने के लिए जाते थे। जैसे हमारे यहाँ वैष्णो देवी यात्रा के लिए जाते हैं और तिरुपति की यात्रा के लिए जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं, साधु संत पैदल चले रहते हैं, महीना महीना 2-2 महीने के बाद पहुंचते हैं। तो यहाँ से साधु संत मणिपुर से होते हुए और बर्मा को क्रॉस करते हुए पैदल अंगकोर मंदिर की यात्रा करने के लिए जाते थे। ये दुर्भाग्य कि अब वो आर्कियोलॉजी के अंतर्गत है। वो मंदिर जो कभी जिंदा मंदिर था, जिसमें मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी, आज वो मंदिर आर्कियोलॉजी के अंतर्गत आता है। लेकिन फिर भी देखिए, आर्कियोलॉजी के अंतर्गत आता है, वहां पूजा का अधिकार नहीं। लेकिन जो कंबोडिया के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, वो अगरबत्ती तो जला ही देते हैं। कि सरकार अनुमति नहीं देती, लेकिन अगरबत्ती को कौन रोक सकता है? अगरबत्ती जलाकर पूजा कर लेते हैं। प्रिय मित्रों, कंबोडिया से आप जो आसपास जितने देश लगते हैं, लाओस है, वियतनाम है, दोनों भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं। कंबोडिया में रामायण भी प्रचलित है। भगवान बुद्ध को मानने वाले तो हैं, लेकिन रामायण तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ही प्रचलित है। उसका थोड़ा रूप अलग अलग हो सकता है, कहीं वर्णन करने का स्टाइल अलग, कहीं कथा में भी थोड़ा बहुत अंतर है। जो वाल्मीकि रामायण की कथा है उसमें और कंबोडिया की रामायण में कथा में थोड़ा अंतर हो सकता है। लोक कथाओं में रामायण की कथाएं हैं, जहां पूरा नहीं है तो वहां लोक कथाओं में है। थाईलैंड में तो रामलीला खेलने की परंपरा है, थिएटर ग्रुप बने हुए हैं जो भगवान राम की कथा मंच पर खेलते हैं। और अभी जो अयोध्या में पीछे उत्सव हुआ था अपने अवध क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, वहां थाईलैंड से भी कुछ टोलियां आई थी राम कथा गाने के लिए और मंच पर राम कथा का मंचन करने के लिए। उन्होंने मंचन किया भी था। और प्रिय मित्रों, लाओस, वियतनाम, ये सब, ये कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये तीनों के तीनों देश, आज भी वहां के लोगों की अंतिम इच्छा क्या होती है? कोई कंबोडिया के व्यक्ति हो, लाओस का हो, वियतनाम का हो, यदि आप उससे चर्चा कीजिए कि आपके जीवन की कोई अंतिम इच्छा क्या है, जीवन की एक इच्छा है, मरने से पहले बौद्ध गया के दर्शन हो जाएं। मरने से पहले उस स्थान को देख लें जहां तथागत बुद्ध को, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैसे हिंदुस्तान में कई लोग हैं ना, मुझसे पूछिए साहब, एक ही इच्छा है कि कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर लें। अब है तो मुश्किल, क्योंकि चीन के कब्जे में चला गया है और वीजा लेना पड़ता है और रास्ते में पता नहीं कितनी कठिनाइयां हैं। लेकिन इच्छा क्या होती है? एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर लें। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया के लोगों से पूछिए कि आपकी क्या इच्छा है? एक बार बौद्ध गया के दर्शन कर लें। तो इतनी आस्था। और एक और मैं टिप्पणी करना चाहूंगा, इन देशों के लोगों के मन में हिंदुस्तानियों के प्रति बड़ा प्रेम है। और आप समझिए, थाईलैंड में तो अब तो स्थिति बदली है। थाईलैंड में तो हिंदुस्तानी को देवता ही माना जाता था, कि जो हिंदुस्तानी ने कह दिया, इंडियन ने कह दिया, उसके बाद उस पर बहस करने की क्या जरूरत है। वहां एक चुटकुला बड़ा प्रसिद्ध था, जब मैं थाईलैंड में था। कोई बस का ड्राइवर था बेचारा, वो गांव से, सरकारी बस में ड्राइवर लगा हुआ था, गांव का रहने वाला होगा। तो वो गांव से आता था, फिर बस चलाता था सारा दिन, शाम को अपने गांव को वापस जाता होगा। तो एक भाई इंडियन था। अब 1947 में जब पाकिस्तान बना तो बहुत से जो वहां से भागकर लोग आए, तो बहुत से हिंदुस्तान में आए, कुछ थाईलैंड में भी चले गए, उनकी अच्छी खासी संख्या है। तो वो कोई हिंदुस्तानी था, वो छतरियां बेचता था साइकिल पर लाद कर, क्योंकि थाईलैंड में मच्छर बहुत है। बाकी ठीक है, संस्कृति बड़ी अच्छी है, राम की कथा भी होती है, भगवान बुद्ध को मानते हैं, लेकिन मच्छरों का आतंक है। तो इसलिए वो जो मच्छरदानी सब लोग खरीदते हैं, तो वो मच्छरदानियां बेचता था साइकिल पर रखकर। तो वो जो बेचारा ड्राइवर था, जो रोज बैंकॉक आता था,
तो उसने गांव में वो मच्छरदानी बेच रहा होगा, छुट्टी का दिन होगा, उसने कहा कितने की मच्छरदानी? उसने बताया 200 रुपए की या 300 की, जितने भी थी, तो 300 की उसने ले ली। 300 की। भाई इंडियन बेच रहा है तो बहस करने की क्या जरूरत है? इंडियन कभी झूठ थोड़ा बोल सकता है। थाई देश के लोगों के मन में, जब पूरा साउथ ईस्ट एशिया के मन में ही, पूरा इट नॉट क्वेश्चन ऑफ थाईलैंड, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन कह रहा है तो बस ठीक ही कह रहा होगा, झूठ क्यों बोलेगा? तो उसने 200 या 300 की जितना उसने बताया ले ली मच्छरदानी। और फिर वो बैंकॉक तो आते ही थे रोज, तो उसने सोचा वैसे जहां से पता कर लें कितने की है, वो 50 रुपए की थी। तो उसको जो विश्वास ही नहीं हुआ कि हिंदुस्तानी कैसे झूठ बोल सकता है। यानी भारत को लेकर, भारतीय कल्चर को लेकर, भारतीय संस्कृति को लेकर इतनी गहरी आस्था भाई। कोरिया देखिए, कोरिया जो अब तो कोरिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक दक्षिण कोरिया है लेकिन एक उत्तर कोरिया है। मैं उनको एक मानकर ही बात करूंगा क्योंकि ये तो पॉलिटिकल डिवीजन है। और अब कोरिया में, उत्तर कोरिया में खास करके जो भगवान बुद्ध के उपासक हैं उनको मतांतरित करने का भी बड़ा प्रयास हो रहा है, कुछ सीमा तक हो भी गए हैं। कोरिया का जो राजकुमार था, पुराने युग की बात है, तो उसका विवाह जो हुआ था वो अयोध्या का जो राजकुमार था उससे कोरिया की राजकुमारी का विवाह हुआ था, ऐसा वहां विश्वास है। अभी मैंने जिस अयोध्या के उसकी चर्चा की, अयोध्या में जो पिछले बार उत्सव हुआ था उसमें कोरिया का प्रतिनिधिमंडल भी आया हुआ था। उन्होंने कहा हमारा तो हिंदुस्तान के साथ बहुत गहरा संबंध है, हमारे जहां तो अयोध्या के राजकुमार की कोरिया की राजकुमारी से शादी हुई थी, और वो उसको हिस्ट्री में टोलते रहते हैं, हिस्ट्री में पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है। और हमारे जहां इस बात को कोई नहीं शायद जानता, और यदि जानते भी होंगे तो हमारे जहां तो यही कहना शुरू कर देंगे कि भाई राम तो थे ही नहीं, अयोध्या कहां से आई, तो राम के वंशज कहां से हुए, राजकुमार कहां से आ गया। हमारे जहां इस पर बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन कोरिया बड़े अभी मानते हैं कि हमारी राजकुमारी की शादी अयोध्या के राजकुमार से हुई थी जो राम के वंश में था। प्रिय मित्रों, आप थोड़ा कोरिया से निकलकर आगे, कोरिया बुद्ध मत को मानने वाला देश है। अभी मेरे एक मित्र उत्तरी कोरिया गए थे। अब उनका नाम बताना खतरे से खाली नहीं, जैसा उत्तरी कोरिया में हालात हो रहे हैं उस प्रकार नाम बताना ठीक नहीं होगा। तो एक प्रतिनिधिमंडल में गए थे, और जब वो जाने लगे मुझे कहने लगे उत्तरी कोरिया में मैं क्या लेकर जाऊं जो जब कहीं किसी को वहां भेंट देना पड़े तो भेंट दूं। मैंने कहा भाई आप एक बात करो, आप बट वृक्ष के कुछ पत्ते ले लो, और जो बोध गया के बट वृक्ष के पत्ते हैं, और वहां के लोगों को यदि को बहुत ही किसी को भेंट करना हो। मुझे कहने लगे भाई पत्ता भेंट करूंगा, इतनी दूर जाऊंगा तो वो क्या बोल से। मैं कहा आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो, क्योंकि मैं भी चेक करना चाहता हूँ कि उत्तरी कोरिया तो कम्युनिस्ट हो गया है, और वहाँ के तो जे आज का शासक तो बहुत ही खतरनाक है, शक्ल में भी और अकल में भी। लेकिन वहाँ के लोगों की इतने सालों के बाद क्या स्थिति है, वो भगवान बुद्ध से सचमुच टूट गए हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट शासन है वो तो इन बातों को मानता नहीं। तो वो ले गए, और उन्होंने आकर मुझे बताया कि जब मैंने, वो लेते तो चोरी छिपे थे जो बड़े अधिकारी थे, जब मैंने उनको कहा कि मेरे पास बोध गया के बट वृक्ष के कुछ पत्ते हैं, तो उसने कहा आप विश्वास ही नहीं कर सकते कि लोग कितने भावुक हुए। चुपचाप लेते थे, उसको छिपा लेते थे, 10 बार माथे पर लगाते थे। कहते एक बार जो हमें डेलीगेशन को सैर करवा रहा था, जब घुमा रहा था, दिखा रहा था, तो मेरा सिर दर्द हुआ, तो मैंने उसको कहा, जो ट्रांसलेटर था, कि सुबह से मेरे सिर दर्द हो रहा है। तो कहते वो दूसरे दिन आया और मुझे कहने लगा धीमी आवाज में कि मैंने रात को भगवान बुद्ध से आपके दर्द दूर करने के लिए प्रार्थना की थी। ये उस उत्तरी कोरिया की बात है जो उत्तरी कोरिया सालों से कम्युनिस्ट सिस्टम में चला गया है, जो ऑफिशियली बुद्ध को रिजेक्ट करता है, जो ऑफिशियली इन चीजों को स्वीकार नहीं करता, केवल ऑफिशियली रिजेक्ट नहीं करता, लोगों को बलपूर्वक उससे दूर रहने की बात करता है। और जहां क्रिश्चियन मिशनरीज के इतना प्रभाव है कि वो सभी को कन्वर्ट कर रही हैं, उस उत्तरी कोरिया में भी लोगों के हृदय के भीतर भगवान बुद्ध कितना गहरे बैठे हुए हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए हमारा सांस्कृतिक जो एक प्रकार से आवागमन था कितना गहरा था। अब भाई इंडोनेशिया में चलते हैं। इंडोनेशिया तो सारा इस्लाम मत का में मतांतरित हो चुका है, उसकी बहुत से उदाहरण लोग देते रहते हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। इंडोनेशिया में रामायण जो है उसको कक रामायण कहते हैं, वहां की भाषा में लिखी हुई है।
यानी हर देश, साउथ ईस्ट एशिया के हर देश में रामायण अपनी अपनी भाषा में है। और काकबिन रामायण जो है उसका हिंदी अनुवाद पीछे हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे अविराज डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, वो इंडोनेशिया में भी काफी देर रहे थे, तो उन्होंने उस किताब का, रामायण का हिंदी अनुवाद किया हुआ है। शायद बिहार ग्रंथ अकेडमी ने या उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकेडमी ने छापा हुआ है, दोनों में से किसी ने उसको प्रकाशित किया है। पूरी राम कथा और लोगों के हृदय में धंसी हुई है। और उन्होंने मजहब बदल लिया है, मजहब जाने पूजा का तरीका बदल लिया है, लेकिन पुरखे नहीं बदले। और ये उदाहरण, ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, जो उदाहरण हम 50 बार देते हैं। उनकी जो एयरलाइन थी उसका नाम उन्होंने गरुड़ एयरवेज रखा हुआ था, अभी भी रखा हुआ है। उनका जो नोट था, जो करेंसी थी, उसमें गरुड़ के फोटो छापते थे। और वहां के जो लोगों के नाम है, अब थोड़ा जब से जे भाई सऊदी अरब में थोड़ा पैसा जरूरत से ज्यादा आ गया है और नीचे से तेल निकल आया है और सऊदी अरब से पैसा अथाह मात्रा में इन देशों में भेजा जा रहा है, किसके लिए? कि इन लोगों ने इस्लामीकरण तो कर लिया था, लेकिन इन लोगों का बहावीकरण नहीं हुआ, अरबीकरण नहीं हुआ। अब इनका अरबीकरण करना है, तो अब करोड़ों रुपए अरबीकरण के लिए आ रहे हैं, वहां लोग आते हैं। और जो हिंदुस्तान में भी जो हो ही रहा है, दिस नॉट ए न्यू थिंग। तो लेकिन इंडोनेशिया में अभी भी लोग जो अपने पुरखों की पहचान पर अड़े हुए हैं। जो उनके राजा थे, सुकर्ण थे, सुकार्नो कहते हैं, उच्चारण अलग अलग होता ही है। जैसे भाई बंगाल का हर व्यक्ति जब ये अ बोलेगा तो ओ कहेगा, तो इंडोनेशिया में सुकर्ण सुकार्नो हो गया। तो किसी ने पूछा, भाई साहब आपका नाम बड़ा अजीब है, क्या है इसका अर्थ? उसने कहा, केवल कर्ण से बात नहीं बनती, सुकर्ण, अच्छा कर्ण। महाभारत, तो उसने सुकर्ण ने कहा कि जो महाभारत का पात्र है, उसकी बेटी मेघावती थी, जो पीछे शायद राष्ट्रपति भी बन गई थी। और इंडोनेशिया के एक हिस्से में तो जो अनेकों द्वीप है, वहां बाली जो है, वहां विशाल हिंदू मंदिरों को आपको दिखाई देंगे। और उसकी पूजा करने के लिए इंडिया से लोग नहीं जाते। कई बार लोगों को भ्रम होता है कि हिंदू मंदिर होंगे तो इंडिया वालों ने बनाए होंगे ना, उसके इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है। बनाए भी उन्होंने थे और पूजा भी वही करते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारे जहां साउथ ईस्ट एशिया का ये जो कल्चर है, इसकी चर्चा बहुत कम होती है। गपशप में तो होती होगी, लेकिन हमारे पाठ्यक्रमों में इसकी चर्चा नहीं होती। यदि पाठ्यक्रमों में चर्चा हो जाए तो उसका खतरा रहता भाई। फिर हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी युवा पीढ़ी को पता चल जाएगा कि हम तो सब एक ही हैं कल्चर के हिसाब से, और हम एक हैं। तो ये जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है और जब अमेरिकन कॉलोनियलिज्म भी समझ लो, जो वेस्टर्न कंट्रीज का समझ लो, तो इनका उद्देश्य फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगा। फिर हमें एक पूरे एशिया में एक सांस्कृतिक रूप से, सांस्कृतिक तंतुओं से यदि हम गुंथे हो जाएं और हमें पता चल जाए, तो पूरा एशिया के पावर बनकर ना हो रहा है। तो इसलिए वो जो कॉमन सांस्कृतिक तंतु हैं, उनका रस सोख लिया जाए, उनका थोड़ा बहुत झगड़ा करवाया जाए। अभी झगड़ा तो शुरू हो ही गया भाई। ये नेपाल साउथ ईस्ट एशिया में तो नहीं है, लेकिन आप इसको एशिया का हिस्सा तो मानते ही हैं। अब उनके राष्ट्रपति ने कह दिया, राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री केपी ओली ने, उसने, भाई साहब ये रामचंद्र जो है वो तो जहाँ नेपाल में पैदा हुए थे। चलिए भाई, मैं कहता हूँ वो नेपाल में पैदा हुए, का अयोध्या में, थाईलैंड में पैदा हुए, जहाँ पैदा हुए, मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन जो आदमी ये कह रहा है वो तो खांटी कम्युनिस्ट है ना भाई। वो तो चीन से भी बड़ा कम्युनिस्ट बना हुआ है। यानी माओ भी इतने बड़े कम्युनिस्ट नहीं होंगे जितना वो बन गया है। ही हैज नो फेथ इन राम। वो ही जनरली क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ राम। उसके लिए तो राम माइथोलॉजी की बात है और उस माइथोलॉजी को भी स्वीकार नहीं करता। लेकिन वो कह रहा है कि राम जहां पैदा हुआ, इसका अर्थ हुआ वो राम में विश्वास नहीं दिखा रहा। वो इस बात से आह्लादित नहीं है कि वो नेपाल में पैदा हुआ। वो इंडिया और नेपाल में डिस्कॉर्ड पैदा करना चाहता है। हमारे जो सांस्कृतिक तंतु हैं, हजारों सालों से रस देते रहते हैं, उस रस को वो सोखना चाहता है। और वो, मैंने किसी और व्याख्यान में भी कहा था कि ये चीन और केपी ओली का ट्रैप है, जाल है, जो उसने हिंदुस्तान पर फेंका है। और हो सकता है भाई हमारे लोग भी कुछ अज्ञानतावश या गुस्से में आकर 4 गालियां नेपाल को निकालना शुरू कर दें। पहले वो ओली को निकालेंगे, फिर नेपालियों को निकालना शुरू करेंगे। फिर आप समझ लीजिए उनका कामयाब, वो अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब हो गए हैं।
चीन और ओली की, मैं चीन और नेपाल की नहीं कह रहा, चीन और केपी ओली की, दोनों की स्ट्रेटजी है। नेपाल इज नॉट कंसर्न विद केपी ओली क्या कहता है क्या नहीं कहता। मुझे लगता है ये जो केपी ओली एंड कंपनी है, ये नेपाल की एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते, दे डजंट रिप्रेजेंट दी साइकोलॉजी एंड इथॉस ऑफ नेपाल। लेकिन वो खेल बड़ा खतरनाक खेल रहे हैं, उसमें हमारे लोग फंस जाएं, और कुछ फंस भी रहे हैं। मैं ये इसलिए नेपाल की कथा सुना रहा हूं भाई, पूरा साउथ ईस्ट एशिया या पूरा एशिया एक प्रकार के सांस्कृतिक प्रवाह से प्रवाहमान है, लेकिन उस सांस्कृतिक तंतुओं को हम देख नहीं रहे, और इसको देखने का और सशक्त करने का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो हिंदुस्तान का ही है। अटल जी के वक्त में एक मेकांग गंगा योजना चली थी कि भाई ये गंगा है और उधर मेकांग नदी चलती है, मेकांग और गंगा एक ही चीज है, गंगा हमारी, उनकी गंगा मेकांग है। लेकिन उसके बाद वो योजना आगे नहीं बढ़ी। अब नई सरकार ने लोक ईस्ट की जो पॉलिसी अडॉप्ट की है, उससे धीरे धीरे इन सांस्कृतिक तंतुओं को पुनः जीवित करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन प्रिय मित्रों, मुझे लगता है हमारी सबसे बड़ी जो दुखद बात रही, किसी ने बहुत खूबसूरत शब्दों में इसको कोट किया था। उसने कहा इंडिया, जब भारत कहिए भाई, भारत इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हु रिजेक्टेड हर कल्चर ऑफिशियली। ठीक है भाई, बाकी कई रिजेक्ट करते होंगे, लेकिन ऑफिशियली लोगों ने रिजेक्ट कर दिया अलग बात है। किसी देश में हो सकता है लोगों ने वहां के कल्चर को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी उसको स्वीकार दीजिए, हमारा पुरातन विरासत है। लेकिन इंडिया में तो, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच रिजेक्टेड हर कल्चर ऑफिशियली, और कहा कि यदि हम अपने कल्चर की बात करेंगे ये सांप्रदायिकता माना जाएगा। इसलिए हमारे जो राजदूत हैं, हमारे जो प्रतिनिधि जाते हैं, वो वहां जाकर संस्कृति की बात नहीं कर सकते। लोग तो कहते हैं कि हमें सांस्कृतिक रूट्स को कल्टीवेट करना चाहिए साउथ ईस्ट एशिया में, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही कॉमन कल्चर है, उसके बेस पर हम जो सब देशों से जुड़ेंगे तो एक स्ट्रांग ग्रुप बनता है। लेकिन गवर्नमेंट उस रूट से, उस सांस्कृतिक तंतुओं से तो जुड़ना ही नहीं चाहती, वो कहती है सांप्रदायिकता है। प्रिय मित्रों, ये जो दुर्योग है एक प्रकार से, ये जो मैं समझता हूं दुर्भाग्य है एक प्रकार से, उस दुर्भाग्य को दूर करने का अवसर आ गया है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा विषय चुना है अपने इस वेबिनार, इस व्याख्यान के लिए, कि साउथ ईस्ट एशिया की जो सांस्कृतिक धारा है उस पर पुनः चर्चा की जाए, और पूरे जम्बू द्वीप की, पूरे एशिया की, पूरे साउथ ईस्ट एशिया और हिंदुस्तान की सांस्कृतिक धाराओं को एक प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया में जीवंत करके ये एक्सपेरिमेंट दोबारा शुरू किया जाए, जो एक्सपेरिमेंट हमारे पूर्वजों ने किया था और उस एक्सपेरिमेंट में सफल हो गए। ये सांस्कृतिक रसधारा इंडोनेशिया तक पहुंच गई थी, अब वो सूख रही है भाई, लोगों के हृदय से नहीं, सरकारों की खोपड़ी में। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को जो हमारे पूर्वजों ने शुरू किया था, इसको दोबारा एक्सपेरिमेंट को जिंदा करने की जरूरत है। आपने जो व्याख्यान रखा है, मैं समझता हूं ये उस जिंदा करने की कड़ी में आपकी यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा प्रयोग है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। भाई अच्छा, होगा तो 7 बजे है ना? नमस्कार। ठीक, हाँ। माननीय कुलपति महोदय, बहुत आपका जो ये व्याख्यान रहा है दक्षिण पूर्व एशिया और सांस्कृतिक चेतना, ये बहुत समसामयिक विषय पे ये व्याख्यान था, और निश्चित रूप से हम और हमारे सभी छात्र इससे लाभान्वित हुए हैं। आदरणीय कुलपति महोदय, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैं अपने विश्वविद्यालय की ओर से, विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया है, और ये आपका जो
ये विद्वतापूर्ण व्याख्यान निश्चित रूप से हमें हमारे छात्रों के लिए बहुत लाभदायक होगा। मैं एक बार पुनः आपका आभार प्रकट करता हूँ और इस कार्यक्रम में हमारे डीन प्रोफेसर सूद साहब का भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और जितने भी हमारे इस कार्यक्रम के सहभागी बने हुए थे इन सब को मैं अपने विभाग की ओर से सबका आभार प्रकट करता हूँ और इसी तरह से आगे भी हमारा इस पेज का के साथ जुड़े रहें। मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर।